हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 के चैप्टर 2 का वीडियो लेके आए हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो आज इस चैप्टर का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक होगा वो मुख्य रूप से आज हम ये 3 टॉपिक पर चर्चा करेंगे: शुद्ध एवं अशुद्ध पदार्थ, परमाणु एवं अणु, तत्व और यौगिक। शुद्ध और अशुद्ध, दैनिक जीवन में ये शब्द का हम लोग अक्सर प्रयोग करते हैं, लेकिन जो दैनिक जीवन में शुद्ध जिसे हम मानते हैं या जानते हैं, या जो दैनिक जीवन में प्रयोग करने वाली वस्तुएं या पदार्थ जो है शुद्ध है, वो रासायनिक दृष्टि से शुद्ध नहीं भी हो सकती है। तो इसलिए आज से जो ये चर्चा का मेरा थीम है, जो सब्जेक्ट है, वो मुख्य रूप से पदार्थ का रासायनिक दृष्टि से हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे कि रासायनिक दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद हम इसके आगे के जो इस चैप्टर के आगे का जो टॉपिक है उस पर जो है आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज इस वीडियो में मेरा मेन थीम यही है कि रासायनिक दृष्टि से या विज्ञान की दृष्टि से पदार्थ, शुद्ध पदार्थ क्या है और अशुद्ध पदार्थ क्या है। तो आइए एक बार हम वर्गीकरण देखते हैं। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। इसमें पहला जो है वो पहला भाग वो होगा शुद्ध पदार्थ, दूसरा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो है प्योर सब्सटेंस, उसका फिर 2 भाग में हम बांट सकते हैं, तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में मिश्रण है, और मिश्रण 2 भाग में, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। मिश्रण जो है अगले वीडियो में, मिश्रण और इसके बाद वाले जो है वो चैप्टर का जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उसको अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज से शुद्ध पदार्थ का जब हम वर्गीकरण करते हैं 2 भाग में, तत्व और यौगिक, तो तत्व को हम फिर 3 भागों में, धातु, अधातु और उधातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड में वर्गीकृत करते हैं, और यौगिक को 2 भाग में, कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक में। आइए हम रासायनिक दृष्टि से या विज्ञान की दृष्टि से शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में पहले जान लें, क्योंकि जो सामान्य जीवन में जिसे हम शुद्ध कहते हैं, विज्ञान की दृष्टि से वो शुद्ध नहीं हो सकता है। जैसे हम जल की बात करें, पानी की बात करें, तो पानी को हम लोग जो है जो उपयोग में लाते हैं, चाहे वो हैंडपंप का पानी हो या पानी को बॉयल करने के बाद जब हम पानी पीते हैं, या आरओ का पानी हो या मिनरल वाटर हो, तो हम दैनिक जीवन में हम उसको शुद्ध जल कहते हैं जिसका हम जो पीते हैं। लेकिन अगर वही जल अगर रासायनिक दृष्टि से देखा जाए तो वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ की परिभाषा पहले देख लेते हैं, इसके बाद इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ यानी इम्प्योर सब्सटेंस, जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, जैसे हवा, समुद्र का जल, मिट्टी। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे? तो हवा जो है, हवा कई गैसों का मिश्रण है, उसमें कई गैस होते हैं, उनके अनुपात अलग अलग होते हैं। गैसों के अलावा उसमें धूलकण या ह्यूमिडिटी, जल वाष्प होते हैं। तो इस तरह से वो जो है उस सब की प्रकृति अलग अलग है, वो केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, रासायनिक प्रकृति अलग है, इसलिए हवा जो है वो अशुद्ध होगा विज्ञान की दृष्टि से। उसी तरह से समुद्र का जल का मतलब H2O, विज्ञान की दृष्टि से L का मतलब H2O, लेकिन समुद्र के जल में बहुत से मिनरल्स होते हैं, लवण होते हैं। उसी तरह से मिट्टी, चूँकि उसमें एक से अधिक
रासायनिक प्रकृति वाले कण होते हैं या पदार्थ होते हैं, इसलिए हम इसे अशुद्ध पदार्थ कहेंगे। शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, जब पदार्थ के सभी कण एक समान रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे जल कहने का मतलब होता है रासायनिक दृष्टि से, यानी जो कि केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हो। लोहा, सोना, चांदी, ये सभी जो है वो शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में अब आते हैं। अब यहाँ पर ये है कि जल को हम जिसे जल का सेवन करते हैं, जल हम पीते हैं, तो वो शुद्ध नहीं है, जबकि हम कहते हैं शुद्ध जल, शुद्ध घी, ये सभी का उपयोग हम करते हैं। शुद्ध अनाज है, शुद्ध शहद है, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से ये सभी ना तो घी जो है वो शुद्ध है, ना तो जल शुद्ध है, और ना ही शहद जो है जिसका उपयोग करते हैं, जिसके डब्बा में लिखा रहता है शुद्ध शहद या तो ये सभी जो है शुद्ध रासायनिक दृष्टि से इसलिए नहीं होंगे कि अगर हम जल की बात करते हैं तो जल में बहुत से खनिज लवण खुले रहते हैं, और रासायनिक दृष्टि से शुद्ध जल का मतलब वैसा पदार्थ जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में के मिलने से बनता है। जब हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु जब मिलते हैं तो जल बनते हैं, तो रासायनिक दृष्टि से वो शुद्ध हुआ। लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं, वो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो रासायनिक दृष्टि से शुद्ध जल नहीं होगा। यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, क्या हम शुद्ध जल पीकर जिंदा रह सकते हैं, या क्या शुद्ध जल हमारे लिए उपयोगी है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध जल हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। क्योंकि जल जो हम लेते हैं, जल हम पीते हैं, पानी जो पीते हैं, पानी आखिर क्यों पीते हैं? शरीर का अधिकांश हिस्सा जो है वो पानी है, फिर भी पानी की ज़रूरत होती है। क्यों? इसलिए कि शरीर के अंदर जो विभिन्न प्रकार की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उसमें बहुत से मिनरल्स के, उसमें बहुत से खनिज लवण की ज़रूरत होती है, बहुत से आयन की ज़रूरत होती है, और वो बहुत से मिनरल्स, आयन, खनिज लवण जो है वो जल से उस आवश्यकता की पूर्ति जल से होती है। तो रासायनिक दृष्टि से अगर शुद्ध जल हो जिसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, और उसे अगर हम पिएंगे तो बॉडी के अंदर जो विभिन्न अभिक्रियाएं हो रही, रिएक्शंस हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उसके लिए जो आवश्यक तत्व चाहिए, जो आवश्यक मिनरल्स चाहिए या आवश्यक आयन चाहिए, वो नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है कोलैप्स कर जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल हमारे लिए शुद्ध जल, रासायनिक दृष्टि से शुद्ध जल हमारे लिए अनुपयोगी है। उसी तरह से अगर शहद की बात करें तो शहद में भी कई तरह के कंपाउंड्स जो है वो मिले रहते हैं, रासायनिक दृष्टि से वो शुद्ध नहीं होगा। रासायनिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो शहद को भी हम अशुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखेंगे। तो इस तरह से मुख्य रूप से हम लोग ये देखें कि शुद्ध पदार्थ का मतलब वैसा पदार्थ जिसमें जो कण है वो रासायनिक प्रकृति के अनुसार एक जैसे आचरण कर रहे हों, एक जैसा हो, और अलग अलग रासायनिक प्रकृति वाले तत्व पार्टिकल्स उसमें अगर विद्यमान है तो हम उसे रासायनिक दृष्टि से या विज्ञान की दृष्टि से हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। आज का अगला टॉपिक जो है वो है परमाणु और अणु। तो परमाणु और अणु दोनों पदार्थ के सूक्ष्मतम कण हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। शुद्ध पदार्थ के स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है परमाणु भी और अणु भी। परमाणु जिसको कि एटम्स अंग्रेजी में कहते हैं, और अणु जिसको कि अंग्रेजी में मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर दोनों स्मॉलेस्ट पार्टिकल है तो दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है? तो दोनों में अंतर यह है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है, जो कि इंडिपेंडेंट उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, जो कि मुक्त अवस्था में या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो वैसा पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु
गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। चाहे वो कोई भी परमाणु हो, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का परमाणु हो, चाहे उसकी परमाणु संख्या कुछ भी हो, परमाणु भार कुछ भी हो, लेकिन शेप जो है वो हर समय स्फेरिकल होगा। इसके विपरीत अणु, जिसे अंग्रेजी में मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मॉलिक्यूल्स किसी भी पदार्थ का या शुद्ध पदार्थ का सूक्ष्मतम रूप है, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, जो कि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में वो भाग नहीं लेता है। और अलग अलग परमाणु के का शेप जो है वो अलग अलग होता है। जैसे अगर जल की बात करें तो जल का शेप जो है वो कोणीय होता है या पेंट रहता है। जल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो लीनियर या रेखीय होता है। मीथेन की बात करें तो टेट्राहेड्रल या चतुष्कोणीय होता है। हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया का जो शेप है वो पिरामिडल होता है, यानी पिरामिड के जैसा। तो आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। सबसे पहले परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये 3 बिंदुओं को हम सम्मिलित कर समाहित करते हैं तो परमाणु का यानी एटम का डिफिनीशन परिभाषा होता है। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम एटम कहते हैं। और एटम गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है शेप में, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी। इसके बाद हम अणु में आते हैं। तो अणु भी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है, लेकिन इसमें क्या है, ये स्वतंत्र अवस्था में होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है इसका, और रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इन तीनों बिंदुओं को समाहित करने से अणु की परिभाषा बनती है। अणु की परिभाषा क्या है, तो पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, उसे हम अणु कहते हैं। अलग अलग अणुओं का आकार अलग अलग होता है। जैसे जल का कोणीय होता है, अमोनिया NH3 जिसका सूत्र है या अणुसूत्र जिसको कहते हैं, वह पिरामिड नुमा होता है। यहाँ पर कुछ और जानना जरूरी होगा कि 2 या 2 से अधिक एक ही प्रकार के या भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में मिलने से अणु बनता है। यानी जो अणु बनता है उसमें 2 या 2 से अधिक एक ही तरह का परमाणु हो सकता है या 2 या 2 से अधिक अलग अलग तरह का परमाणु हो सकता है। जैसे अगर हम हाइड्रोजन अणु की बात करें, हाइड्रोजन परमाणु की बात करें तो उसका संकेत H होगा, और हाइड्रोजन अणु की बात करें जिसको हाइड्रोजन गैस कहते हैं तो H2 है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर बना, यानी दोनों एक जैसा एक समान परमाणु है। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन गैस की बात में भी वही चीज़ है। ऑक्सीजन का मतलब हुआ केवल ऑक्सीजन कह रहे हैं तो ऑक्सीजन परमाणु, और ऑक्सीजन गैस कहते हैं तो O2 ये ऑक्सीजन गैस है जो 2 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। यानी इसमें 2 परमाणु है और दोनों परमाणु एक जैसे हैं। इसके अलावा ओजोन O3 जिसका सूत्र होता है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन परमाणु यानी एक ही तरह के 3 परमाणु मिलकर बने हैं। इसके अलावा अगर हम जल की बात करें तो जल का H2O 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर बना है, यानी यहाँ पर 2 तरह के परमाणु मिलकर बने हैं। उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड CO, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के एक एक परमाणु मिलकर जो है ये अणु बना है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और O2 यानी ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन परमाणु मिलकर बना है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अणु और परमाणु है पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण है, और ये अणु और परमाणु पदार्थ का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो परमाणु है, परमाणु का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता, लेकिन अणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। परमाणु का शेप निश्चित और स्फेरिकल होता है, चाहे कोई भी परमाणु हो, लेकिन अणु जो है अलग अलग अणु अलग अलग तरह के आकार के या शेप के होते हैं। अब हम आगे देखते हैं
तत्व के बारे में, जो कि आज का मेरा जो अगला टॉपिक होगा वो तत्व है। तो तत्व क्या है? जब एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो पदार्थ बनता है वो हम तत्व कहते हैं। यानी तत्व में जितने भी कण होंगे, वो जितने भी परमाणु होंगे, सब एक ही तरह के परमाणु होंगे। इसके विपरीत अगर हम यौगिक की बात करते हैं तो यौगिक में दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में मिलकर रासायनिक बंध द्वारा जो है वो बनते हैं, यानी रासायनिक संयोग के द्वारा बनते हैं। और अब तत्व को हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि तत्व किसे कहते हैं। तो तत्व यानी एलिमेंट, पदार्थ का वह शुद्धतम रूप यानी प्योरेस्ट फॉर्म जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे हम तत्व कहते हैं। तत्व मूल रूप से जिसे तत्व वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर ये चीज़ नोट करने का है कि जो भी तत्व होगा वो तत्व को हम कोई रासायनिक अभिक्रिया से उसको हम और उससे सरल भाग में नहीं बांट सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सभी अभी तक जो तत्वों की खोज हो चुकी है, लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। और जो भी तत्व के खोज हुए उसको मुख्य रूप से हम लोग मानव निर्मित और प्राकृतिक दो ग्रुप में बांटते हैं। तो जितने भी अभी तक के तत्व के खोज हुए हैं उसमें से 92 यानी 92 जो है वो प्राकृतिक है, यानी प्रकृति में पाए जाते हैं। और जो शेष हैं वो शेष तत्व मानव निर्मित है, यानी आर्टिफिशियल है, प्रयोगशाला में मानव द्वारा बनाया गया है। तो ये एक तत्व है। हम लोग ये देखें कि तत्व जो है वो तत्व को मुख्य रूप से हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। वो धातु, अधातु और उपधातु। तो धातु क्या है? धातु शब्द से हम लोग परिचित हैं। पिछले क्लास में भी जो है इसके बारे में हम लोग पढ़े थे क्लास 8 में कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। धातु विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है, सामान्यतः कठोर होता है। यहाँ पर केवल एक बात नोट करने की है कि पारा एकमात्र ऐसा धातु है जो कि ठोस नहीं होता, बल्कि सामान्य ताप या कमरे के ताप पर वो द्रव की अवस्था में रहता है। धातु में एक और जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता होती है। इसके ठीक विपरीत अगर अधातु की बात करें तो वो विद्युत ऋणात्मक होते हैं, और यानी उसमें इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने की क्षमता होती है। धातु के ठीक विपरीत ये सामान्यतः विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, ग्रेफाइट अधातु होने के बाद भी वो विद्युत का सुचालक होता है। धातुएं सामान्यतः जो है वो मुलायम या ठोस, द्रव या गैस की तीनों अवस्था में हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ठोस अवस्था में आयोडीन होता है, और हीरा भी ले सकते हैं, क्योंकि हीरा प्रकृति धातु है और कार्बन का शुद्धतम रूप है और प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। तो आयोडीन और कार्बन या हीरा जो है वो ठोस अवस्था में होता है। ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव की अवस्था में यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, और अधिकांश अधातुएं जो है वो गैस के रूप में होती हैं। तो इसके अलावा जो तीसरा वर्गीकरण है तत्व का वह है उपधातु। उपधातु यानी जो धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं। इसमें विद्युत धनात्मकता और विद्युत ऋणात्मकता दोनों गुण होते हैं, और इसके उदाहरण हैं जर्मेनियम, बोरोन और सिलिकॉन। ये 3 जो है वो महत्वपूर्ण उपधातु हैं। आज का जो मेरा लास्ट टॉपिक है वो है यौगिक। यौगिक यानी कंपाउंड। जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से जो बनते हैं, यानी वो आबंध जो होता है वो आपस में जुड़ते हैं, वो एक निश्चित अनुपात में, एक फिक्स रेशियो में, और वो केमिकली वो जुड़ते हैं, रासायनिक रूप से जुड़ते हैं, रासायनिक संयोग से जुड़ते हैं, तो उसे हम यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक में जो तत्वों का अनुपात होगा वो समान होगा। अगर इसको थोड़ा सा जो हम अगर समझने का प्रयास करें तो मुख्य रूप से जो शुद्ध पदार्थ है उसको हम तत्व और यौगिक में बांटते हैं।
तो तत्व का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होगा उसे हम परमाणु भी कह सकते हैं, और यौगिक का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, सबसे छोटा पार्टिकल होगा, सबसे छोटा कण होगा, उसे हम अणु कह सकते हैं। तो आइए हम परिभाषा यहाँ देखते हैं। यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यौगिक रासायनिक संयोजन से बनता है। ये महत्वपूर्ण यहाँ बिंदु है कि ये जब भी बनेगा यौगिक तो रासायनिक संयोजन से बनेगा, और उसमें जो तत्व हैं उनका अनुपात निश्चित होगा। जैसे जल का रासायनिक सूत्र या अनुसूत्र कहते हैं, या केवल सिंपली सूत्र भी कहें, फार्मूला H2O होता है। यहाँ पर जल जो है H2O यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के अनुपात में मिलकर बना है। अब जल का मतलब यहाँ रासायनिक दृष्टि से ये है, ये इसका मतलब है कि जल चाहे कहीं का जल हो तो रासायनिक दृष्टि से उसका जो सूत्र होगा वो H2O होगा। उसी तरह से अगर अमोनिया कहते हैं तो अमोनिया NH3 नाइट्रोजन के एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के अनुपात से बना, और ये अनुपात हर समय फिक्स होगा, ये कम बेसी नहीं हो सकता है। यौगिक को मुख्य रूप से हम लोग 2 भागों में बांटते हैं, एक कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। यानी कार्बन के जो यौगिक होते हैं, यानी ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन होता है, उसे हम सामान्यतः कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में रखते हैं, और जिस कार्बन को छोड़कर अन्य परमाणु या अन्य तत्वों के जो यौगिक होते हैं उनको हम लोग उन सभी को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कार्बन के यौगिकों को हम कार्बनिक यौगिक तो कहते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें कि कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO जिसमें कार्बन है, कार्बोनेट आयन CO3 होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 होता है, तो ये सभी में कार्बन होने के बाद भी ये जो है वो अकार्बनिक में आते हैं, ये अपवाद स्वरूप है। तो इस तरह से हम लोग का जो आज का जो टॉपिक था वो एक छोटा सा टॉपिक आज था क्लास 9 के लिए चैप्टर 2 का, कि पदार्थ का वर्गीकरण विज्ञान की दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से हम पदार्थ को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किए, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक है, अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण, जिसे अगला वीडियो में इस पर जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा आज हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के साथ साथ परमाणु और अणु का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको जानने का प्रयास किया, तत्व और यौगिक को जानने का प्रयास किया। अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करने से पहले कुछ जो है वो आप लोग के लिए वर्क है, कुछ क्वेश्चंस है कि पहला परमाणु किसे कहते हैं, दूसरा अणु से आप क्या समझते हैं, तीसरा धातु और अधातु में अंतर लिखें, चौथा रासायनिक दृष्टि से शुद्ध जल हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, क्यों, और पांचवा यौगिक किसे कहते हैं। तो इस तरह से ये क्लास 9 के चैप्टर 2 का ये जो है वीडियो, ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में रेस्ट टॉपिक जो है उस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।